आदरणीय भाई और बहनों, सादर प्रणाम। आज कुछ ऐसा गंभीर विषय मेरा उठाने का मन है जिसके बारे में चिंतन करके भी मेरा हृदय भर आता है। व्याकुलता छा जाती है, मन व्यथित हो जाता है। परंतु क्या करें, अपने भाई और बहनों के बीच में अपनी व्यथा को ना कहें तो किससे कहें। आदरणीय भाई और बहनों, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार बनाया। उनका पहला कार्य यही था कि योग को अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखना। आदरणीय मोदी जी ने पहला जो कार्य अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार किया, वो यही कार्य था कि योग को विश्व पटल पर ले जाकर के रख दिया। अभी थोड़े दिनों के बाद में योग दिवस हम सब लोग सामूहिक रूप से मनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सादगी देखिए कि एक साधारण कार्यकर्ता की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह योग दिवस पर योग करने आते हैं और मंच पर योग नहीं करते हैं। साधारण व्यवस्था के तहत जैसे सब लोग योग करते हैं, वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी योग करते हैं। समूह में योग वो करते हैं। उनका योग करने का अर्थ इसलिए है कि वो जिस पद पर पहुंचे हैं, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके के रचनात्मक कार्य को करेगा तो उस कार्य का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। आदरणीय भाई और बहनों, योग का कार्यक्रम हम लोगों का चल पड़ा। इसी महीने में योग दिवस है। उससे पूर्व एक रिसर्च जो कल आज तक के चैनल पर सुधीर चौधरी जी ने प्रस्तुत किया, बहुत सारे भाइयों और बहनों ने जा करके उसको जरूर देखा होगा। रात्रि को 9 बजे ये रिपोर्ट आती है, ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से। प्रतिदिन अलग अलग विषय होता है, लेकिन जो कल का विषय था वो उस विषय को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत ज्यादा व्यथित हुआ। भाइयों बहनों, अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता और उस पार्टी से जुड़े होने से मेरा निजी स्वार्थ नहीं होता, तो जरूर उस पार्टी के अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे, नेतृत्व कर रहे लोगों तक मैं अपनी व्यथा पहुंचाता कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए इस विषय की गंभीरता को समझा जाए और बहुत जल्दी इस पर कोई उचित कार्य करने की आवश्यकता है। और वो कार्य केवल प्रचारात्मक ना रहे, वो कार्य इतना सृजनात्मक रहे कि उसका कोई रिजल्ट, कोई परिणाम हम लोगों के सामने यथाशीघ्र आए। भाइयों बहनों, कल मीडिया रिपोर्ट में एक बात कहा जा रहा था कि पूरे विश्व में आबादी में हम लोग नंबर 1 पर आ चुके हैं। पूरे विश्व में युवाओं की जनसंख्या हमारे देश में बहुत अधिक है। करीब 65 से 80% जो मुझे याद है, 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक कार्य करने की आयु मानी जाती है। इन उम्र के लोगों की संख्या हमारे देश में अन्य देशों के अनुपात में बहुत अधिक है। हमारे पास बहुत अच्छा मैन पावर है
जो हजारों वर्षों के बाद में भारत के स्वर्णिम काल में इस समय ये मैन पावर हम लोगों के पास आया है। अगर इसका हम समुचित लाभ उठा पाए तो भारत उदय सुनिश्चित है, परंतु अगर हम इसका समुचित लाभ नहीं उठा पाए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। भाइयों बहनों, जैसा मैंने एक राजनीतिक पार्टी का हवाला दिया, मैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। अपने जीवन के मैंने 25-30 साल संगठन में लगाए हैं। आज अपनी पीड़ा हम संगठन में ही कहेंगे और ये प्रयास करेंगे कि संगठन इस विषय की गंभीरता को समझे, प्रचारात्मक मोह को त्याग कर कुछ सृजनात्मक कदम बढ़ाने के लिए दृढ़ता से आगे आए, दृढ़ता से उन प्रतिभाओं को आगे लेके आए जो आने वाला हम लोगों के सामने भविष्य है, जो आने वाली भविष्य का है, उससे हम लोग संघर्ष कर पाए और उससे पार हो पाए। आदरणीय भाइयों बहनों, रिपोर्ट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन डायबिटीज द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा रिसर्च। यह रिसर्च 2008 से लेकर 2020 के बीच लगभग 12 वर्षों तक चली। इसमें भारत के 1,13,000 लोगों को शामिल किया गया। इनमें लगभग 80,000 लोग ग्रामीण भारत के रहने वाले थे। 1,13,000 लोगों में आदरणीय भाई और बहनों 80,000 लोग जो भारत के गांव में रहते हैं, उन लोगों को शामिल किया गया। 2019 में 7 करोड़ लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे। डायबिटीज से 7 करोड़ लोग पीड़ित थे 2019 में। अनुसंधान 2008 से चल रहा है भाई साहब, इस चीज को विशेष ध्यान दें। और 2023 में यह संख्या बढ़कर 10 करोड़ के आसपास हो गई जो डायबिटीज से पीड़ित है। लगभग 44% की संख्या से डायबिटीज हमारे देश में बढ़ रहा है। भारत में कुल जनसंख्या का 11% 4% लगभग डायबिटीज के शिकार हैं। क्षमा करिएगा, भारत में 11% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। ये इस रिसर्च में निकलकर सामने आया। और करीब 15% ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटीज के शिकार हैं, यानी उनको किसी भी क्षण डायबिटीज जैसा भयानक रोग हो सकता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 11 और 15, तो 11 और 15 की जब संख्या जोड़ते हैं हम भाई और बहनों, तो उसकी संख्या हो जाती है करीब 26%। 100 में से 26 लोग डायबिटीज जैसे घातक बीमारी से पीड़ित है। ये केवल डायबिटीज के बारे में कह रहा हूं, बाकी अन्य बीमारियां अलग हैं। कुछ राज्यों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। केरल में 25% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। पौंडीचेरी में 26% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। गोवा में भी 26% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। पश्चिम बंगाल में 14% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। दिल्ली में 18% डायबिटीज के शिकार हैं। चंडीगढ़ में 20% डायबिटीज के शिकार हैं। सिक्किम और पंजाब में 13% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। लेकिन इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में 18% प्री डायबिटीज के शिकार हैं।
यानी ये 18% लोग किसी भी टाइम डायबिटीज के गिरफ्त में आ सकते हैं। भाई और बहनों, ये केवल डायबिटीज की बात है जिसमें आने वाले दिनों में एक महामारी का रूप ले सकता है, और डायबिटीज के कारण जो हजारों बीमारियां पैदा हो जाती हैं वो अलग है। इसके अलावा एक और बीमारी जिसको कहते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी, वो भी महामारी की तरह फैल रहा। कम से कम भारत में 35% लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। हमारी युवा वर्ग के अधिक से अधिक लोग इसके गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। भाई और बहनों, गंभीरता से इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर परम पूज्य गुरुदेव का बनाया हुआ ये संगठन, जो एक पावर हाउस के रूप में, जो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के 3 शर्तों को पूरा करने के लिए बना है। हम व्यक्ति निर्माण पे अगर असफल हो जाएंगे तो परिवार का निर्माण नहीं कर पाएंगे, और परिवार निर्माण नहीं हो पाएगा तो समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में होता तो आज प्रधानमंत्री जी को मैं एक पत्र लिख रहा होता कि कोई कानून ऐसा बनाइए कि लोगों को डायबिटीज और डिप्रेशन और एंजाइटी से निकाल सके। परंतु मेरे ख्याल से ऐसा कोई कानून बनाना संभव भी नहीं है। सरकार केवल दवाइयां ला सकती है, बीमारी दूर नहीं कर सकती। बीमारी दूर करने का जो कार्य है वो स्वयंसेवी संस्थाओं का है। जागरूक करना, प्रशिक्षित करने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि भारत सरकार जितना खर्च करती है पूरे साल में, उसका 4 गुना ज्यादा खर्चा भारतीय समाज धर्म क्षेत्र में करता है। इसलिए धर्म क्षेत्र के लोगों का दायित्व बनता है कि वो इस विषम परिस्थितियों में अपने आप को होश में लाएं, अपने आप को संभालें, अपने उत्तरदायित्वों को समझें और अपनी वासना, तृष्णा और लोकेशना को छोड़कर अब मां भारती के लिए कुछ करने का समय आ गया है। इस उत्तरदायित्व से चूक ना जाए। गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते से मेरा धर्म बनता है कि मैं अपनी आवाज संगठन के अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाऊं और इस गंभीरता की तरफ उनकी दृष्टि पड़े और इस विषय पर वो कुछ सोचें, ऐसा आग्रह भी करूं। और अगर वो नहीं सोच पाते हैं तो ऐसा वातावरण बनाऊं कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। वर्तमान का हमारा यही धर्म है और मैं इसको बिना किसी संकोच के, बिना असफलता और सफलता की चिंता किए हुए मैं इसको करना चाहता हूं और समस्त गायत्री परिवार के परिजनों का आह्वान करना चाहता हूं कि इस महायुद्ध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक बात, भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर ने हम सबको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है। मुझे विश्वास है अगर हम साहस और श्रद्धा के साथ उस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे, और वह शक्ति है प्रयास करने का। अगर हम श्रद्धा भावना के तहत प्रयास करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। आओ भाई और बहनों, इस मुद्दे पर हम लोग चिंतन करें, मनन करें और हमारा मिशन जो एक पावर हाउस के रूप में निर्माण हो चुका है उसको प्रचारात्मक से निकालकर सृजनात्मक दिशा में कैसे मोड़ा जाए इसका प्रयास करें। अभी 2 दिन पहले कि मैं अपने ऑनलाइन क्लास में एक बात बोली थी कि इस सूक्ष्म वातावरण के अंदर अगर राम की प्रवृत्ति है जो हमें आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरणा देती है, तो इसी प्रवृत्ति, इसी सूक्ष्म वातावरण के अंदर रावण की भी प्रवृत्ति जो हमें संचय करना सिखाती है,
जो हमें व्यभिचार करने की तरफ प्रेरित करती है, जो हमें अहंकार को पाले रखने के लिए पोषित करती है। भाई और बहनों, एक बात उसके साथ और कहना भूल गया था, जिसको मैं आज कहना चाहता हूं। इसी वातावरण के अंदर सामंतवादी विचारधारा भी पोषित हो रही है। इसी सूक्ष्म वातावरण के अंदर परिवारवादी विचारधारा भी बैठी हुई है और वो अपने आप को विस्तार करना चाह रही है और काफी हद तक वो विचारधारा अपने आप को विस्तार कर रही है। पूर्व का सामंतवाद, वर्तमान का परिवारवाद है भाई साहब। इसमें कोई भी भाई बहन को संशय नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े संगठनों में, बड़े बड़े सामाजिक संस्थाओं में परिवारवाद जड़ जमा के बैठ गया है। ये जो संस्थाएं समाज के उत्थान के लिए बनी थी, उन संस्थाओं को इन लोगों ने व्यापार बना करके रख दिया और वर्तमान भविष्यकाओं से लड़ने के लिए इन संस्थाओं से बड़ा शक्ति का केंद्र और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आइए इन संस्थाओं से परिवारवाद को हटाने का, परिवारवाद से मुक्त कराने का हम लोग प्रयास करें और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से नियुक्त, चयनित ऐसी प्रतिभाओं के हाथ में इन संस्थाओं का नेतृत्व जाए, जो इन संस्थाओं की उपलब्धि, इन संस्थाओं के पावर को समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण में इस्तेमाल कर पाए। ऐसी व्यवस्था बनाने की नितांत आवश्यकता है। जो व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण नहीं मानता, आदरणीय भाई और बहनों, ये परिवारवाद खुद को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, लोगों की श्रद्धा को अपने आप से जोड़े रखना चाहता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये पोषित होते रहे, इनका जीवन ऐसो आराम से गुजरता रहे। तो आदरणीय भाई और बहनों, जो व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण नहीं मानता, ईश्वर उसी से कोई महत्वपूर्ण कार्य करा लेता है। आप देखें, आपको अपने आसपास मिल जाएंगे जो कृत्रिम तरीके से खुद को महत्वपूर्ण प्रचारित करने का प्रयास करते हैं। जब प्रपंच करके अपने आप को विवेकानंद की अवतारी चेतना घोषित करोगे, तो मोहिनी स्वयंवर में जो स्थिति नारद जी की थी, वही स्थिति आपकी भी हो जाएगी। जो स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं को प्रचारित किए रहना चाहते हैं, स्वयं को महत्वपूर्ण बताने का प्रयास करते हैं, स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो स्वयं तक ही सीमित है, उनके लिए मैं ये कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि अगर प्रपंच करके आप कोई सुपर चेतना की अवतारी घोषित कराओगे, जबकि आपको कार्य मिला था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, आप सुपर चेतना हो सकते हैं, आप किसी महापुरुष के अंशधर हो सकते हैं, परंतु ये प्रचारित करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको एक चुनौती देता हूं कि आप सुपर चेतना हैं, इसको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करिए, हम मानने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए खुद को महत्वपूर्ण बनाने के बजाय खुद को एक स्वयं सेवक बनाने का प्रयास करिए। आदरणीय भाई, आप खुद को जो महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, खुद को एक स्वयं सेवक बनाने का प्रयास करिए। अगर आप इसमें सफल हो गए तो आप खुद में ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अपना मूल्यांकन करने का स्वयं प्रयास ना करो, ये कार्य समय पर छोड़ दो। आने वाली पीढ़ी आपका मूल्यांकन स्वयं कर लेगी। सबसे सावधान वाली बात, अपने चाटुकारों को भयंकर विषधर नाग के समान समझो। ये लोग तुम्हारी महत्वाकांक्षा को पोषित करके आपकी आत्मा की हत्या कर रहे हैं।
इसलिए अपने चाटुकारों से बिल्कुल सावधान होने की आवश्यकता है। आपके पुत्र एक प्रवचन में कह रहे थे, जमीन जायदाद ठहरती नहीं है, जमीन जायदाद रुपया पैसा उसको इस हाथ में रख दो या उस हाथ में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहले भी किसी के नहीं हुए, आज के बाद भी किसी के नहीं होने वाले हैं। इस ज्ञान पर भाषणबाजी करने से अच्छा पूरे परिवार सहित चिंतन मनन करो। कहाँ चूक गए आप लोग? इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। आखिर कहाँ चूक गए जो मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा देश के तरफ बढ़ रही एक महामारी जिससे बचाने का उत्तरदायित्व एक संगठन का है, उस संगठन के शीर्ष पर बैठ करके मैं और मेरा परिवार के अलावा अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो तो इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता। वर्तमान भविष्यकाओं से संघर्ष करने के लिए पहले खुद को तैयार करिए। जो ज्ञान मंच से जन समाज को देते हो वह अपने आचरण में पहले उतारना चाहिए। इसके बाद उन भविष्यकाओं से संघर्ष करने की योजना बनाओ, सबको साथ लो और उस कार्य को पूर्णता तक पहुंचाओ। आने वाला भविष्य, आने वाला समाज आपका मूल्यांकन खुद ही कर लेगा, आपके विषय में रिसर्च खुद ही कर लेगा कि आप कितने काबिल, कितने महान, कितने सुपर चेतना अवतारी थे। सुपर चेतना अवतारी प्रचारित कराने की आवश्यकता आपको नहीं है। वो आने वाले भविष्य के गर्भ में छोड़ दीजिए, वो अपने आप चीज़ों को मूल्यांकन कर लेगा और अपने आप आपके कर्म के अनुसार आपको उस स्थान पर स्थापित कर देगा। निष्काम भाव से किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं जाता है। समय की प्रवाह में अपने कार्य को छोड़ दो, आने वाला समय आपका मूल्यांकन कर लेगा कि आपकी कीमत इस संसार में क्या थी। जैसे अभी मैंने कहा, आपको अपना प्रचार, अपने आप को चेहरा बना के प्रस्तुत करना, अपने परिवार को महान बनाने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, जो प्रपंच रचा जा रहा है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वर्तमान परिस्थितियों में अपने धर्म को पहचानो, अपने उत्तरदायित्वों को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो और उस कर्म को भली भांति आज की परिस्थितियों में एक ब्राह्मणत्व जीवन जीते हुए अगर आप करते हैं तो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी स्वयं आपकी मूल्यांकन कर डालेगी। खुद को स्थापित करने का प्रयास ना करो। अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा केवल गुरु कार्य को पोषित, पल्लवित और गति देने का प्रयास करो। अपने आप को गुरु भाई, स्वयं सेवक से अधिक महत्वपूर्ण बनाने का प्रपंच मत रचो। आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी स्वयं आप पर रिसर्च करेगी, आपके महत्वपूर्ण कार्य को समझेगी, आपको श्रेय और सम्मान देगी। परंतु इससे उलट अगर वर्तमान की चुनौतियों को आपने नहीं समझा, वर्तमान की चुनौतियों को आपने नहीं स्वीकार किया, वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए केवल आपको अपना खुद का चेहरा और अपना खुद का परिवार ही अगर दिखाई दिया, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसकी भी मूल्यांकन करेगी और आपको एक भयानक अपशय मिलने वाला है। अंत में एक बात कहना चाहूं, अपने चाटुकारों से सावधान। आपके चाटुकार आपके पतन का मुख्य कारण बनेंगे, इसलिए निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो आपको कड़वी सलाह देने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा ना करिए, ऐसे लोगों से दूरी ना बनाइए और लोकतांत्रिक व्यवस्था बना करके प्रतिभाओं का सम्मान करिए, प्रतिभाओं को आगे करिए, जिससे ये आ रही जो भविष्यिका है
इस भविष्यिका से लड़ने का सामर्थ्य संगठन के अंदर पैदा हो और इस भविष्यिका से लड़कर अपने समाज को निकाल पाए अपना ये संगठन, जिससे हम परम पूज्य गुरुदेव के सामने अगर खड़े हों तो खुद को कृत महसूस करें। इन्हीं के साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमन बंदन। ओम शांति शांति शांति। सभी भाई और बहनों को प्रणाम।